पाठ 16 पहाड़ का दुख, पहाड़ की लड़ाई। पाठ प्रवेश। मानव इस पृथ्वी पर आदिकाल से जीवन का निर्वाह करता आया है। प्रकृति के साथ रहते हुए वह तमाम तरह की आपदाओं से भी संघर्ष करता रहा है। आपदा का दुखद परिणाम अंततः जन धन एवं संपदा के नुकसान के रूप में हमारे सामने आता है। ये आपदाएं अचानक आकर कुछ पलों में सब कुछ स्वाहा कर देती हैं। पहाड़ी जीवन बहुत जुझारू और शांत होता है। वहाँ के लोग पहाड़ जैसी समस्याओं का सामना मूक लड़ाई द्वारा कर सभी को अचंभित कर देते हैं। लगता है जैसे पहाड़ फट गया हो। एक चौड़ी दरार दूर तक नजर आती है। लाल लामा हाथ उठाकर इशारा करता है। उसमें पूरा दब गया है। मेरे भीतर कंपकपी फैल जाती है। बड़ी भयावह लगती है। वो दरार डायन की तरह मुंह खोले हुए। चौतरफा नजर दौड़ाता हूँ सहमे भाव से। इतनी बर्फ, इतना सन्नाटा, इतनी अचेतन कर देने वाली सफेदी कि वहां अपनी उपस्थिति पर संदेह होता है। सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है चलते हुए। अपने भीतर किसी प्रेत के चलने की पदचाप सुनाई देती है। जिधर आंख उठाओ मौत पसरी हुई है। बर्फ की आंधी ने सब कुछ निगल लिया है। मकानों और पेड़ों के आकार बेडौल ढूहों में बदल गए हैं। मनुष्यों और मवेशियों की लाशें घरों और बाड़ों से निकाली जा रही हैं। दुतल्ले के घर जिनमें नीचे के तल्ले पर जानवरों के रहने का ठौर ठांव और ऊपर स्त्री पुरुषों की दुनिया, अब दोनों दुनियाओं में खामोशी है। कुछ रोज पहले तक इस खामोशी का कहीं नामो निशान भी नहीं था। कल्पा से आगे पूह और फिर वहां से दिशा बदलकर स्पीति नदी के किनारे किनारे दनखर तक जिंदगी का भरपूर कोलाहल था। लेकिन आज केलांग और गाजा पर हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद कहीं जीवन का कोई हिस्सा नजर आ जाए। प्रकृति की विनाश लीला अविश्वसनीय और अनंत लगती है। बर्फ का गिरना अभी भी जारी है। धुंध की चमकीली छायाएं डोल रही हैं। हिमखंड एकदम बेआवाज टूट कर गिर रहे हैं। लगता है मृत्यु बहुत क्रूर, बहुत चालाक, बहुत भ्रष्ट है। उसने चुपचाप चारों ओर जाल फैला दिया है। लाल लामा बर्फीले अंधड़ के अचानक आ धमकने और फिर बेतरह तबाही मचाने के बारे में बता रहा है। वैसे साल में 6-8 महीने लाहौल और स्पीति का इलाका बर्फ से ढका रहता है, किंतु उस हिम ऋतु में जीने और बचाव के तरीकों के साथ कामकाज निपटाने की वहां के लोगों की आदत बनी हुई है। कोई डर नहीं। हिमस्खलन को भी वे झेल जाते हैं। लेकिन इस बार तो लोग रात को सोए और फिर आंखें खोलने का भी अवसर उन्हें नहीं मिला। ऐसा भयंकर तूफान आया कि बर्फ की चट्टानें पतंगों की तरह उड़ने लगीं। पल भर में इस आसमानी कोप ने गांव के गांव दबोच लिए। हवा में असंख्य नुकीले तीर सनसना रहे हैं। ठंड के बावजूद मैं पसीने में नहा रहा हूँ। मितली और घबराहट महसूस हो रही है। लाल लामा मेरी स्थिति को भांप लेता है। हम धीमे कदमों से लौट आते हैं। ऐसी हवा को हम मुर्दों की बूटी कहते हैं। इसमें सांस लेना मुश्किल होता है। कई लोग बेहोश हो जाते हैं। लाल लामा ने ये रहस्य उस समय खोला जब हम फिर उड़ान पर थे। वो वायुसेना का एक खोजी हेलीकॉप्टर था। पता लगा रहा था कहाँ क्या नुकसान हुआ है। थोड़ी थोड़ी देर बाद उसके एक अधिकारी सूचनाएं भेज रहे थे। एक अत्यंत व्यस्त और समझदार चेहरा, जिस पर जब तब चिंता की रेखाएं झांकने लगती थीं। लेकिन उनकी आवाज साफ थी और शब्दों में कहीं अस्थिरता नहीं थी। किस स्थान पर कैसी सहायता की आवश्यकता है, वे तेजी से हिदायतें दे रहे थे। मैं बीच बीच में उनकी ओर देख लेता था, सराहना की निगाह से। उनके व्यक्तित्व की दृढ़ता के सहारे मैं अपने मन की कमजोरी और बेचैनी से उबरने की कोशिश करने लगा। लाल लामा से बहुत कुछ मालूम हुआ। लाहौल क्षेत्र में ज्यादातर बौद्ध रहते हैं। लामाओं का वहाँ बड़ा मान है। 2 तरह के लामा होते हैं, पीले लामा और लाल लामा। पीले लामा पीले वस्त्र पहनते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपना समय धर्म के अध्ययन मनन में लगाते हैं। वे ज्यादा संख्या में नहीं हैं,
लाल लामा खूब हैं, लाल वस्त्र धारण करते हैं, विवाह करते हैं और प्रायः खेती बाड़ी का धंधा अपनाए हुए। उनमें से अधिकांश पढ़े लिखे भी नहीं हैं। वे एक खास किस्म की जड़ी कूठ और जौ पैदा करते हैं। जौ का सत्तू, नमकीन चाय और सरसों का तेल आम खान पान में शामिल है। जौ की शराब छांग को बहुत पवित्रता के साथ पिया जाता है। मांस कम ही खाया जाता है। लाल लामा ने एक ढीला ढाला ऊनी चोगा पहन रखा था। कमरबंद के रूप में एक रस्सी कसकर बंधी हुई थी। घुटनों तक चढ़े हुए जूते, उनका तला चमड़े का, लेकिन ऊपर का हिस्सा ऊनी। चोगे के निचले भाग को बड़ी सफाई से पायजामे के पायचों की तरफ जूतों में खोस लिया गया था। स्पीति के गांवों में हेलीकॉप्टरों से खाना और कपड़े गिराए जा रहे थे। संकट के कठिन समय में भी मैंने वहां के निवासियों को उदास और आकुल नहीं देखा। जिंदगी और मौत के साथ उनका रिश्ता मुझे बाकी दुनिया से अलग और निर्विकार सा लगा। बच्चे अवश्य उत्सुकतावश हेलीकॉप्टर को घेर कर खड़े हो जाते थे, लेकिन बर्फ काटने में लगे हुए स्त्री पुरुष सिर्फ एक उचटती सी निगाह उधर डालकर काम करते रहते थे। उन्हें अपने पर ही ज्यादा भरोसा था। एक जगह 6 स्त्रियां बर्फ हटाने में लगी हुई थीं। पूछने पर ज्ञात हुआ कि उनका पति अंदर के कोठे में दब गया था। छहों का एक ही पति था। बांगतू में ऐसे जनों के डेरे लगे हुए थे जिन्हें बर्फ के हमले से बचाकर लाया गया था, लेकिन वे जान बच जाने के बावजूद अधिक खुश नहीं थे। उन्हें अपने घर की याद आ रही थी। तत्काल लौटना चाहते थे, चाहे वहां जाकर प्राण ही क्यों न गंवाने पड़े। अपने घर, अपने पहाड़, अपनी जमीन से ऐसा अटूट संबंध सिर्फ वे लोग ही समझ सकते हैं जिनका अपना घर और पहाड़ होता है। क्या ये ठीक नहीं होगा कि सर्दियों में बहुत ऊंचाई पर रहने वाले लोग कुछ नीचे चले जाएं? मैंने लाल लामा से पूछा। किसी को भी नीचे जाना पसंद नहीं, उत्तर मिला। यहाँ के घोड़े, खच्चर और बकरियां तक अपने ठौर को नहीं छोड़ेंगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या। पांगी को बहुत खूबसूरत माना जाता है। ये चंबा जिले में है। आजू बाजू भरमौर और खज्जियार है। पांगी की चंद्रभागा पहाड़ी बर्फ से ढकी हुई थी और उसकी घाटियों के बाशिंदे बर्फीली मार के विरुद्ध निरंतर जूझ रहे थे। बर्फ से ढके हुए गांव सफेद प्यालों की तरह औंधे पड़े थे। उनके ऊपर से गुजरते हुए दहशत होने लगी। गहरे काले खड्ड और संकरे सर्पीले रास्ते। एक मोटे रस्ते को कमर में बांधकर करीब 15-20 लोग एक दर्रे में से गुजर रहे थे। हर एक के पास लोहे का औजार था, जिससे वे जाने पहचाने ढंग से बर्फ का माथा फोड़ रहे थे। हेलीकॉप्टर को नीचे उड़ते देखकर उन्होंने चिल्लाना शुरू किया। एक स्थान पर हम उतर पड़े। तब वे लोग एक व्यक्ति को उठाकर लाए। वो अचेत था। बातचीत से जानकारी मिली कि वो उस गांव के स्कूल में पढ़ाता था। स्कूल बर्फ में दब गया। अध्यापक वहीं रहता था। उन्होंने उसे किसी तरह जिंदा निकाल लिया, लेकिन अब उसे इलाज की जरूरत थी। क्या कुछ लोग मर भी गए हैं यहाँ? सैनिक अधिकारी ने उसको आराम से लिटाते हुए पूछा। हाँ, एक ने हामी भरी। कितने? अभी गिनती नहीं लगाई है, सपाट सा जवाब मिला। किंतु क्या वो जवाब सचमुच सपाट था? पहाड़ का आदमी पहाड़ की तरह सख्त होता है, उतना ही चुप, उतना ही ठाढ़ा। जब वो बोलता है तो उसका स्वर भावहीन सा लगता है, लेकिन उस भावहीनता की परतों के नीचे भावनाओं का कैसा द्वंद्व उबलता रहता है, उसकी पहचान कौन करे? अध्यापक को कंबल उड़ाते हुए लाल लामा कुछ बुदबुदा रहा था। हेलीकॉप्टर ऊपर उठकर रफ्तार पकड़ने लगा था। सहसा मुझे रसूल गमजा तोव की कुछ पंक्तियां याद हो आईं। बड़े बड़े दुख उठाता है पहाड़, और उन लोगों के बारे में तुम्हें क्या बताऊं जो पहाड़ के दुख उठाते हैं।